हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्लेशियर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को, यानी टर्म्स रिलेटेड टू द ग्लेशियर। तो यहाँ पे जो भी हम लोग टर्म्स पढ़ेंगे वो ग्लेशियर को डिनोट करता है, या ग्लेशियर में कुछ कुछ ऐसे शक्ल आ जाती है जिसको डिनोट करने के लिए वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला जो वर्ड हमारे यहाँ, पहला जो टर्म यहाँ हमारा है वो क्या है? आइसबर्ग। आइसबर्ग किसको कहते हैं? तो जब कभी भी जैसे समझते हैं कि एक हमारा ग्लेशियर है, ग्लेशियर का एक टुकड़ा जो है वो टूट गया, टूट करके वो समुद्र के अंदर चला गया। यानी पहला काम क्या हुआ हमारा? तो कोई भी बर्फ़ हमारा है, कोई भी ग्लेशियर हमारा है जिसका एक टुकड़ा टूट करके, बड़ा सा टुकड़ा उससे अलग होने के बाद किसी समुद्र में चला जाता है। जब वो समुद्र में चला जाता है तो उसी को कहते हैं आइसबर्ग। और इसकी खूबी क्या होती है, यानी इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये होती है कि उसका, यानी हम मानते हैं कि ये जो हमारा आइसबर्ग है उसका 10 हिस्सा है, तो उस 10 हिस्से में से सिर्फ एक हिस्सा ही हमको ऊपर से नज़र आएगा। ये वाला क्या है? सिर्फ एक हिस्सा है जो ऊपर से हमको नज़र आ रहा है। बाकी जो 9 हिस्सा होता है वो समुद्र के अंदर छुपा होता है। आइसबर्ग किसको कहते हैं? तो ग्लेशियर का एक बड़ा सा टुकड़ा जब ग्लेशियर से अलग हो जाता है, अलग होने के बाद समुद्र में दाखिल हो जाता है, तो वो जो बर्फ़ होता है, वो जो टुकड़ा है उसका सिर्फ एक हिस्सा ऊपर से नज़र आता है और बाकी जो हिस्सा होता है वो समुद्र के अंदर धंसा हुआ होता है, या बोलेंगे समुद्र के अंदर क्या होता है, वो छुपा हुआ होता है। तो उसी हिस्से को या उसी टुकड़े को पूरे कहते हैं कि हम लोग आइसबर्ग कहते हैं। ये ग्लेशियर से अलग हो गया, टूट करके अलग होने के बाद क्या हुआ कि ये समुद्र में दाखिल हो गया, पानी में तैर रहा है ये, लेकिन देख रहे हैं कि सिर्फ इसका एक हिस्सा ही नज़र आ रहा है हमको, बाकी जो इसका हिस्सा होता है वो समुद्र के अंदर होता है, छुपा हुआ होता है। इसको कहते हैं आइसबर्ग। अब यहाँ से कोई भी शिप वगैरह आता है हमारा, तो वो देखता है कि ये तो छोटा सा टुकड़ा है और वो बेचारा यहाँ पे आएगा, लेकिन जब इसमें कहीं भी क्रैश हो जाता है, इसमें टकरा जाता है, तो उससे क्या होता है ये कि जो यहाँ पे वो देख रहा था कि छोटा सा है, उसको नज़रों का धोखा हो जाता है। यानी सिर्फ ऊपर से दिखने में ये छोटा सा है, लेकिन अंदर जो है महाराज पूरा उनका ख़ानदान बैठा हुआ है, ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा? आइसबर्ग है। आइसबर्ग मतलब होता क्या है? तो ग्लेशियर का वो टुकड़ा है जो उसे टूटने के बाद, उससे अलग होने के बाद क्या होता है, समुद्र में चला जाता है। समुद्र में चलने के बाद हम उसका सिर्फ एक हिस्सा ही देख पाते हैं, बाकी जो उसका हिस्सा होता है वो समुद्र के अंदर होता है, जो छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो ये पहला टर्म हुआ। तो नेक्स्ट टर्म यहाँ पे हमारा क्या है? बर्गशन। बर्गशन क्या होता है? तो जब ग्लेशियर पहाड़ों से नीचे उतरता है, यानी ये हमारा ग्लेशियर जो है पहाड़ों से नीचे उतर रहा है, तो नीचे उतरते वक्त क्या होता है, उसमें एक लंबा सा तंग दरार पैदा हो जाता है। यानी पहले जब ग्लेशियर पहाड़ से उतर रहा था तो कुछ ऐसा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते वक्त ही उसमें क्या होता है, एक लंबा सा दरार पैदा हो जाता है, और उसी लंबे दरार को ही क्या बोलते हैं हम लोग? बर्गशन कहते हैं। बर्गशन है क्या? तो जब भी हमारा ग्लेशियर नीचे उतरता है, पहाड़ों से नीचे उतरता है, तो नीचे उतरते वक्त कभी कभी क्या होता है कि उस हमारे ग्लेशियर में हमारा एक लंबा सा दरार पैदा हो जाता है। उस लंबे दरार को हम कहते हैं बर्गशन। क्लियर हुआ ये चीज़? उसके बाद से नेक्स्ट हमारा जो टर्म है ग्लेशियर से, वो क्या है हमारा? क्रेविसेस या क्रेविस। क्रेविसेस या क्रेविस होता क्या है तो वो जान लेते हैं हम यहाँ पे। तो क्रेविस में तो क्या होता है, यहाँ पे जो भी हमारा ग्लेशियर था, जब पहाड़ से नीचे उतर रहा था, तो यहाँ पे एक लंबा सा दरार पैदा हो रहा था, उसको बोलते हैं बर्गशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ग्लेशियर यहाँ से उतर करके यहाँ तक आया, उसमें कोई भी दरार पैदा नहीं हुआ। अब देख रहा है रास्ते में उसका थोड़ा सा ना हमवार जगह बोलेंगे या अनइवन और लैंड आ गया हमारा, तो उसमें क्या होता है कि ये जो ग्लेशियर यहाँ से उतर रहा है वो आगे बढ़ेगा। अब ऐसा थोड़ी बोलेगा कि नहीं यहाँ पे सामने में ये है, हम अपना रास्ता चेंज कर लेंगे, वो तो यहीं से जाएगा चढ़ करके, जिद्दी है। तो क्या होता है कि जब ग्लेशियर आगे बढ़ता है तो उसके रास्ते में अगर कोई भी ना हमवार जगह या अनइवन लैंड आता है, तो वही ग्लेशियर उसके ऊपर चढ़ता है। चढ़ते वक्त क्या हो जाता है कि उस ग्लेशियर के अंदर, या बोलेंगे इस ग्लेशियर में क्या होता है, छोटे छोटे दरार पैदा हो जाते हैं बहुत सारे। उन छोटे छोटे दरारों को ही हम कहते हैं क्रेविसेस। तो यहाँ पे हुआ क्या हमारा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी हमारा ग्लेशियर है, जब उसके रास्ते में कोई भी नाहमवार जगह आती है, तो वही ग्लेशियर उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। उसी कोशिश में क्या हो जाता है कि उस ग्लेशियर के अंदर कई दरारें पैदा हो जाती हैं। ये हमारा ग्लेशियर का तह है, इसमें कई दरारें पैदा हो गई हैं, तो इन दरारों को ही क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेविसेस कहते हैं। यानी एक जगह तो बोलेंगे क्रेविस और एक ज़्यादा होगा तो बोलेंगे क्रेविसेस। ठीक है, तो ये पहला हमारा लैंडफॉर्म क्या था? आइसबर्ग था। आइसबर्ग होता क्या है, तो जब ग्लेशियर का कोई टुकड़ा टूट करके
उससे अलग हो जाता है और समुद्र में चला जाता है और समुद्र में तैरता रहता है, तो उसी को हम कहते हैं आइसबर्ग, जिसका सिर्फ एक हिस्सा हमको नज़र आता है, बाकी जो 9 हिस्सा होता है वो समुद्र के अंदर दाखिल होता है, या बोलेंगे छुपा हुआ होता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या था, बर्गश्रण। बर्गश्रण क्या होता है, तो एक ऐसा लैंडफॉर्म या बोलेंगे एक ऐसा ग्लेशियर जिसके नीचे उतरने के दौरान ही उसमें एक लंबा दरार पैदा हो जाता है, तो उस लंबे दरार को ही हम क्या कहते हैं, बर्गश्रण कहते हैं। ग्लेशियर नीचे उतर रहा है, नीचे उतरते वक्त क्या होता है, तो ग्लेशियर में एक लंबा दरार पैदा हो जाता है, उस लंबे दरार को क्या कहेंगे हम लोग, बर्गश्रण कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़। फिर लास्ट वन हमारा क्या था टर्म, तो लास्ट वन हमारा जो टर्म है वो क्या है, क्रेविसेस है। क्रेविसेस क्या होता है, तो जब ग्लेशियर के रास्ते में कोई भी नाहमवार जगह आती है, कोई भी नाहमवार लैंड आ जाता है, तो वही ग्लेशियर क्या करता है, उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। उसी कोशिश के अंदर, उसी कोशिश में क्या होता है कि उस ग्लेशियर की तह पर बहुत सारे छोटे छोटे दरार पैदा हो जाते हैं। उन्हीं दरारों को हम क्या कहते हैं, हम लोग क्रेविसेस कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ग्लेशियर है जो कि यहाँ जा रहा है। अब यहाँ पे हो सकता था कि कोई भी ऊंचा जगह होगा, यानी अनइवन लैंड होगा, जिसके ऊपर एक ग्लेशियर चढ़ रहा था। चढ़ते वक्त क्या हो गया, इस ग्लेशियर के अंदर तो बहुत सारे देख रहे हैं यहाँ पे दरार पैदा हो गया है। इन सब दरारों को ही क्या हम कहते हैं, हम लोग क्रेविसेस कहते हैं। यानी अगर एक दरार होगा ग्लेशियर में तो उसको बोलते हैं बर्गश्रण, एक से ज़्यादा हो तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, क्रेविसेस। ठीक है, ये टर्म्स क्लियर हो गए होंगे आई होप। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या, विंड। यानी इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं रिवर क्या होती है, रिवर का क्या काम होता है, रिवर कैसे काम करती है, रिवर डिपोजिशन इरोजन कौन कौन सी लैंड बनाती है। फिर हमने पढ़ा कि जो भी हमारी ग्लेशियर होती है वो कौन कौन को क्या होती है, वो कौन कौन सी शक्ल बनाती है, वो किस तरह से लैंडफॉर्म बनाती है, सब कुछ पढ़ चुके हैं। उसके बारे में टर्म्स भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है विंड। यानी हमारा नेक्स्ट एजेंट है जिसकी वजह से लैंड फॉर्म्स जो होते हैं वो बनते रहते हैं, हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो पहले समझते हैं कि विंड होता क्या है। तो जब भी हम बात करते हैं उर्दू में हवा, हवा मतलब हम लोग बोल देते हैं नॉर्मली हवा, लेकिन जो इंग्लिश टर्म हमारा आता है उसमें विंड और एयर दोनों आता है। तो ये दो दो टर्म क्यों यूज़ किए जाते हैं, क्या वजह है कि ये दोनों टर्म, क्या दोनों का मतलब एक ही होता है या दोनों का मतलब अलग होता है। तो जानते हैं पहले यहाँ पे कि जो भी एयर है वो एयर क्या होती है, तो मिक्सचर ऑफ गैस। यानी हमको पता है कि हम लोग सांस लेते हैं तो हवा हमारे अंदर जाती है। ठीक है, तो हवा मतलब क्या होगा कि मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी इसमें CO2 भी है, O2 भी है, N2, यानी जितना भी गैस हमारा है उन सब के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं। यानी हम मूवमेंट को नहीं कह रहे हैं, सिर्फ हवा के गैसों के मिक्सचर को क्या बोल रहे हैं, हवा या एयर कह रहे हैं। जब यही जो हमारा है इस तरह से यानी बोलेंगे हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करने लगता है तो उसको बोलते हैं विंड। अच्छा, हवा बहती क्यों है, किस वजह से हवा जो है वो बह रही है, तो हवा बहने का वजह ये है कि अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे हमारा, समझते ये एरिया है, यहाँ पे क्या बढ़ रही है, सनर ज़्यादा पड़ रहा है या गर्मी ज़्यादा है, और ये एक एरिया है जहाँ पे क्या हो रहा है कि सर्दी ज़्यादा है, या बोलेंगे कि यहाँ गर्मी ज़्यादा है, यहाँ गर्मी कम है। तो अगर एक ऐसा एरिया है तो यहाँ पे अगर गर्मी ज़्यादा है तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, हमारा लो प्रेशर हो जाएगा। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से सारी हवा जो होती है ऊपर उठ जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। उसके उल्टे उसके बरक्स देखेंगे अगर हम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे सर्दी है, ठीक है, या गर्मी कम है। तो यहाँ पे है लो प्रेशर, यहाँ पे है हाई प्रेशर। तो हवा की खूबी ये होती है कि जब भी हमारा किसी जगह पे प्रेशर कम होता है और किसी जगह पे प्रेशर हाई होता है, तो जो हाई प्रेशर वाला एरिया है वहाँ से जो हवा होती है वो आती है लो प्रेशर की तरफ। कहाँ से कहाँ आती है, तो हमेशा जो हवा होती है यानी एयर वो कहाँ ब्लो करती है, कहाँ बहती है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यानी जो हवा है बहुत दयालु होती है, देखती है कि कहीं पे कोई इंसान जो है यानी कोई जगह पे जहाँ गर्मी पड़ रही है उस पर रहम खाने के लिए वो आ जाती है उड़ करके। कैसे आती है, तो देखती है कोई भी हवा हमारी है जहाँ पे हाई प्रेशर बना हुआ है तो वो ढूंढती रहती है कहाँ पे हमारा लो प्रेशर है ताकि वो वहाँ पे जाए, यानी घूमने के लिए जाती है, इंजॉय करने के लिए जाती है और दूसरे को भला भी करके आती है। तो यहाँ पे हवा हमारी है जहाँ पे हमारा क्या है, हाई प्रेशर है, यहाँ पे जो हवा है वहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है। तो हवा जो होती है हमेशा क्या करती है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में आती है और इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं।
यानी यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि जो भी मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है उसको हम बोलते हैं एयर। अब वही एयर जब प्रेशर की वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से बहने लगती है तो उस बहती हुई हवा को हम कहते हैं विंड। क्लियर हुआ ये चीज़? यानी अगर हवा बह नहीं रही है, सिर्फ मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो उसको बोलते हैं एयर। अगर हवा बह रही है, मूवमेंट कर रही है, तो उस हवा को क्या बोलेंगे हम लोग? विंड कहते हैं। क्लियर हुआ ये टर्म्स? अब यहाँ पढ़ते हैं हम लोग प्रोसेस ऑफ विंड इरोजन। प्रोसेस ऑफ विंड इरोजन क्या होता है हमारा? तो जो हवा होती है वो हमारा इरोजन काम करती है, क्योंकि ये एजेंट है तो ये कटाव करेगी, जमाव करेगी, किस लिए? ताकि वो लैंड बना सके, लैंड फॉर्म्स को चेंज कर सके। पर जो जिस तरह से रिवर और ग्लेशियर लैंडफॉर्म बना रहे थे, वैसे क्या करती है हवा भी लैंडफॉर्म बनाती है। तो इसका जो प्रोसेस होता है इरोजन का, वो यहाँ पढ़ना पहले हमको। वो क्या है? प्रोसेस ऑफ विंड इरोजन, यानी जो हमारी हवा है वो कटाव काम, इरोजन काम किस तरह से करती है, वो क्या प्रोसेस को फॉलो करती है किसी भी एजेंट को काटने के लिए, किसी भी लैंडफॉर्म को अपने अलग से शेप देने के लिए। तो पहला हम यहाँ पे पढ़ते क्या है? डिफ्लेशन। डिफ्लेशन। नेक्स्ट हमारा आता है एब्रेशन। नेक्स्ट हमारा आता है एट्रीशन। तो पहले यहाँ पे जानते हैं कि डिफ्लेशन होता क्या है। तो समझते हैं कि यहाँ पे जो है हवा बह रही है, यहाँ से हवा उड़ करके इस तरफ जा रही है, ठीक है। अब क्या होता है कि इस रास्ते में देख रही है हवा जो है वो कई सारे जर्रात पड़े हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे कंकड़, मिट्टी, पत्थर या बोलेंगे बहुत छोटे छोटे जर्रात पड़े हुए हैं, मिट्टी वगैरह के, रेत वगैरह के, ठीक है। हवा यहाँ से आ रही थी तो क्या करेगी वो, जो यहाँ पे मादे ढीले पड़े होंगे वो इनको यहाँ से लेगी और यहाँ से उड़ जाएगी। यानी यहाँ पे उड़ाव का अमल हो रहा है, और उड़ाव को ही क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिफ्लेशन कहते हैं। तो जब कभी भी हवा के रास्ते में कोई भी ज़र्रात जो ढीले पड़े हुए हैं, खुश्क ज़र्रात है, छोटे ज़र्रात हैं, यानी पार्टिकल्स हैं, तो हवा क्या करती है? उनको अपने साथ ले करके उड़ जाती है। यानी कभी कभी तूफान आता है तो हम देखते हैं कि अपने आंखों को खोल के रखेंगे, यानी बाहर निकले हुए हैं अगर हम, तो हवा चलने की वजह से हमारी आंखों में धूल चल जाते हैं। तो वो धूल मिट्टी हवा में कैसे शामिल हुए? क्योंकि वो धूल मिट्टी हल्के थे, खुश्क थे, तो हवा जो है उनको सब अपने साथ उड़ा करके लेके चली आई है। अगर वही जो मिट्टी है उसमें पानी मिल जाएगा, वो भीग जाएगा, भारी हो जाएगा, तो हवा उनको उठा करके नहीं ले आएगी या उड़ा करके नहीं लेके आएगी। लेकिन वही जो ज़र्रात है अगर ढीले पड़े हैं, खुश्क हैं और छोटे हैं, तो हवा उनको अपने साथ क्या करती है? लेकर के उड़ जाती है। और उड़ने के बाद क्या करती है? समझते हैं कि यहाँ से हवा यह लेकर के आ रही है और यहाँ पे कोई भी हमारा लैंडफॉर्म, यानी समझते हैं कि हमें रॉक, चट्टान है। अब हवा जो उड़ करके आ रही है वो क्या करती है? उसके से टकराएगी और जो मादे लेकर के आई अपने साथ, पार्टिकल्स लेकर आई अपने साथ, उसको क्या करती है? यहाँ पे घिसने लगती है। तो पहला काम यहाँ पे हुआ क्या कि हवा जो है वो आ रही है, देखिए किसी जगह पे क्या है कि ज़रा जो ढीले पड़े हैं तो हवा उनको लेकर के उड़ जाती है, ठीक है। उड़ा ली उन लोगों को अपने साथ। अब इन लोगों को लेके जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। अब देखिए अरे रास्ते में चट्टान आ गया है, तो हवा इसे टकराएगी। टकराने के बाद क्या होगा कि जो ज़रात उसके साथ हैं वो इसको घिसने लगते हैं। तो पहला चीज़ हमारा क्या है? उड़ाव हो यहाँ पे, ठीक है। उड़ाव को क्या बोलेंगे हम लोग? डिफ्लेशन बोलेंगे, ठीक है। अब वही उड़े हुए जो मादे हमारे हैं, जो ज़र्रात है, पार्टिकल्स है, वो किसी चट्टान को घिस रहे हैं। घिसने को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग एब्रेशन कहेंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है? एट्रीशन। तो एट्रीशन हम लोग रिवर में पढ़ चुके हैं कि एट्रीशन क्या होता है। तो एट्रीशन का मतलब क्या होता है कि जब हवा किसी मादे को लेकर बह रही है, जैसे ये छोटे बड़े सब कुछ साइज, यानी हर किस्म के साइज के ज़रात होते हैं, छोटे भी बड़े भी, या कुछ बहुत छोटे होते हैं, इस तरह से ज़रात हैं हवा के साथ बह रहे हैं। तो ये क्या करते हैं? हवा के साथ बहने के साथ साथ आपस में टकराते रहते हैं। जब ये आपस में टकराते हैं, जो बड़े बड़े ज़रात है वो क्या होता है? टकराने की वजह से छोटे छोटे हो जाते हैं। यानी पहले क्या था कि ये हवा के साथ उड़ रहे थे, उड़ने के दौरान ही, उड़ते वक्त ही क्या करते हैं? ये आपस में लड़ते रहते हैं, यानी झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं और तोड़ फोड़ कर करके ये छोटे हो जाते हैं। तो इन्हीं को, इसी अमल को क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? एट्रीशन कहते हैं। यानी पहले काम हमारा क्या हुआ कि हवा बह रही है, जब हवा बहती है और उसके रास्ते में कोई भी हमारा ढीला पड़ा खुश्क ज़रात आता है तो हवा उसको अपने साथ ले करके उड़ जाती है। तो जो ले करके उड़ जा रही है उस अमल को क्या बोलते हैं? हम लोग डिफ्लेशन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जब ये हवा यहाँ से मादों को लेकर उड़ रही है तो जो पहले शक्ल इतनी बराबर थी वो क्या हो जाएगा? घट करके कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे कटाव काम हो रहा है। यानी पहले क्या था कि ये हमारा जो बराबर हिस्सा था, लेकिन यहाँ के जो कुछ हिस्से हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं, वो ढीले पड़े थे या खुश्क थे, छोटे थे। तो हवा जब यहाँ से उड़ करके आई और उनको देखे कि छोटे छोटे हैं, ज़रा ढीले ढीले या खुश्क हैं, तो उनको क्या किया? अपने साथ लेकर के उड़ गई।
जब ये उड़ गए तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कौन सा अमल हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है। लेकिन उसी अमल की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हिस्सा यहाँ से घट गया है, यानी कटाव हो गया है। यानी हम समझ रहे हैं कि डिफ्लेशन की वजह से कटाव होता है, यानी हिस्सा जो हमारा लैंडफॉर्म चेंज हो रहा है, इरोजन हो रहा है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, एब्रेशन। एब्रेशन की वजह से क्या होता है, तो जब यही जो हमारा यहाँ पे चट्टान है उसको ये हवा घिस रही है अगर मादों के जरिए, तो जो चट्टान यहाँ पे बार बार घिसता रहेगा तो कुछ दिनों बाद जो हिस्सा यहाँ पे इतना था वो घट करके इतना हो जाएगा घिसने की वजह से। यानी ये जो हिस्सा यहाँ पे था वो यहाँ पर के घिसने की वजह से ख़त्म हो गया, वहाँ से घिस करके हट गया, तो यहाँ पर भी कटा हुआ काम हो रहा है। दूसरा प्रोसेस क्या था हमारा, एब्रेशन, यानी घिसने की वजह से जो भी हमारा लैंडफॉर्म है वो चेंज हो रहा है, वो जो लैंडफॉर्म है वहाँ पे कटा हुआ काम हो रहा है। पहला उड़ाव की वजह से हुआ, उड़ाव के मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्लेशन बोलते हैं। दूसरा काम हुआ जिसकी वजह से हमारा जो भी चट्टान है या रॉक है वो कट रहा है, तो कटने के ये अमल को क्या बोलते हैं हम लोग, एब्रेशन बोलते हैं। फिर लास्ट में हमारा क्या था, एट्रिशन। तो एट्रिशन में क्या होता है हमारा, तो जो भी मादे होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं उनमें ही कटाव होने लगता है कि वो छोटे छोटे होने लगते हैं। क्यों छोटे हो रहे हैं, क्योंकि जब हवा बह रही है तो उनके साथ जो भी मादे हैं छोटे बड़े सब के सब क्या होता है, आपस में टकराते रहते हैं। जब यही मादे आपस में टकराते रहते हैं तो टकरा करके वो छोटे हो जाते हैं, और इसी अमल को, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, एट्रिशन बोलते हैं। यानी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि विंड क्या होती है, विंड जो है कब बहती है, यानी विंड बोलते किसको है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कि वो जो हमारी विंड है वो इरोजन का काम करती है, तो उसका प्रोसेस क्या क्या है। तीन था हमारा, पहला था हमारा था डिफ्लेशन यानी उड़ाव, दूसरा हमारा था एब्रेशन यानी घिसाव, एट्रिशन मतलब टकराव। यानी ये जो तीनों अमल है इसके ज़रिए जो भी हमारी हवा है वो इरोजन यानी कटाव काम करती है। तो आज के लिए हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि ग्लेशियर का जो भी टर्म्स था, इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ कुछ टर्म्स हम पढ़ा चुके हैं। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा कि विंड के बारे में, उसके बाद से पढ़ा कि इरोजन का प्रोसेस क्या क्या होता है। अब हमको पढ़ना है कि अगर जो हमारी विंड है इरोजन कर रही है तो इरोजन के ज़रिए वो कौन कौन सी लैंडफॉर्म बनाती है, यानी इरोजन के ज़रिए वो कौन कौन सी स्ट्रक्चर को बना रही है, क्या क्या नाम होता है, कैसे बनता है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, और जो भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है।